लाइव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड के लिए आपकी संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं साहित्य की सुबह 10 बजे। तो आज है आपका मंडे 18 अगस्त और सैटरडे के बाद हम आज मिल रहे हैं, यानी संडे आप लोगों का ऑफ था। तो सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन इस सेशन में जुड़ चुका है, कैसे हो आप लोग, तैयारी कैसी चल रही है। साथ के साथ जो जो कराया जा रहा है वो आपको साथ में करते जाना है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और एलटी ग्रेड है, तो इतने आसान क्वेश्चन आपके आने भी वाले नहीं है। तो इसीलिए अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे तो ये बर्डन आपका लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर अभी से आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर आप भी अपनी कमांड बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, अच्छे से उसको समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा और आपको कोई डर भी नहीं रहेगा। ठीक है, मेंस में भी आपको रहेगा कि चीजें याद है, अब तो बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्लास में है संजना, आरती, प्रगति, सूरज, मधु, अमृता, पल्लवी, विनीत, सुरभि। भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग व्याकरणिक टिप्पणी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तक मैंने आपको जहां तक कराया है उसकी व्याकरणिक टिप्पणी पहले रहती थी, तो वही व्याकरणिक टिप्पणी हम लोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज मुझे ये व्याकरणिक टिप्पणी जहां तक बताया था उसको खत्म करना है, उसके बाद ही हम आगे जो है कल से फिर नया जो आपकी कहानी है, मतलब कहानी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 1 बजे आज से व्याकरण यानी लघु सिद्धांत कौमुदी की भी शुरुआत करेंगे। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो उसका होता है वो बेसिक मैं आज कराऊंगी, है ना। आज और कल हम बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद आपकी संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आज से 2 क्लास लेनी है आपको, एक सुबह 10 बजे साहित्य की तो हो ही रही है, 1 बजे आपको व्याकरण की भी लेनी है, शाम को 6 बजे मैं DSSS TGT का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, तो आप चाहें तो उस प्रैक्टिस सेट में भी शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक सभी आ चुके हैं तो मैं शुरू करती हूँ। आपकी जो शुकनासो उपदेश है ये कादम्बरी का एक हिस्सा है, कादम्बरी का एक भाग है। कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट, जिनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हम मानते हैं। ये राजा हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। यहाँ पर आपकी 3 जन्मों की कथा को पिरोया गया है। ठीक है, ये एक काल्पनिक कथा के अंतर्गत आती है। शुकनासो उपदेश में राजा तारापीड़ है, उनकी पत्नी है आपकी जो विलासवती, इन दोनों का बेटा है चंद्रापीड़। तो यहाँ तारापीड़ के मन में ख्याल आता है कि वो अपने बेटे का राज्य अभिषेक करें, तो इसके लिए वो अपने प्रतिहारान यानी अपने पहरेदारों को आदेश देते हैं और इस तरीके से कहानी की शुरुआत होती है। अब यही राजा तारापीड़ का मंत्री है शुकनास, है ना, जो कि आपके जो है बहुत अनुभवी है, वृद्ध है। तो वो अब यहाँ पर राजा तारापीड़ के मन में आ रहा है कि मैं अपने बच्चे का आपके राज्य अभिषेक करूं, तो ऐसे में शुकनास जो कि अनुभवी भी है और आपके चंद्रापीड़ के लिए पिता समान भी है, तो उनको और विनीत और विनम्र बनाने के लिए जो उपदेश देते हैं, इसी का संग्रह शुकनासो उपदेश में किया गया है। इसी की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जहां तक पढ़ा था उसी के आगे हम क्रम को बढ़ाएंगे। फैक्ट्स आपको याद होंगे, ठीक है, फैक्ट्स अपने मन में दोहरा लिया करिए। जैसे इसका मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण रजोजुषे जन्मनि सत्वतये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो इसका मंगलाचरण कैसा है, नमस्कारात्मक। नमः शब्द का इस्तेमाल है नमस्कारात्मक। किसकी स्तुति की गई है, त्रिगुणात्मक ब्रह्म की स्तुति की गई है। तो ये आपकी इसकी पहली लाइन देकर के पूछेगा ये कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण है, तो कादम्बरी का मंगलाचरण यह है। कादम्बरी का ही भाग आप शुकनासो उपदेश पढ़ रहे हैं। तो हमने व्याकरणिक दृष्टि से ये देखा था कि यौवन आरंभे, यहां से देखना है। लास्ट क्लास में हमने जो व्याकरणिक टिप्पणी की सैटरडे को क्लास देखी थी, उसमें हमने कहा था, यहां तक पढ़ा था कि गर्भ ऐश्वर्यत्वम, ठीक है, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक करा था। आज हम इसके आगे व्याकरणिक टिप्पणी से जुड़े हुए कुछ सवाल, जैसे आप लोगों के ये भी देख चुके थे कि सर्व अविनया नाम एकम एकम अपि एशाम आयतनम किम उत्समवाय, कि इनमें सभी दुर्गुणों का एक एक भी निवास स्थान है और अगर ये समूह में मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। लास्ट क्लास में यहाँ तक करा हुआ था।
व्याकरणिक टिप्पणी तक। आज हम यहाँ से नया शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मल अपि कालुष्यम उपायति बुद्धि। ठीक है, तो अब इसमें पहला शब्द है यौवन आरंभे। तो यौवन आरंभे शब्द को देखेंगे तो इसका अर्थ है युवा अवस्था के आरंभ में। बीच में विभक्ति आ रही है, जब भी बीच में विभक्ति आती है तत्पुरुष समास होता है, और का के की विभक्ति आए तो षष्ठी तत्पुरुष। तो यानी इस शब्द में आप कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है। यौवनस्य आरंभे, युवा अवस्था के आरंभ में, है ना। और इस पूरे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का यह रूप है में आ रहा है कि युवा अवस्था के आरंभ में। तो इस प्रकार पूरे शब्द में सप्तमी एक वचन है, और यहाँ पर इस शब्द में समास बोले तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो कहा और यौवन आरंभे, यौवनस्य आरंभे, युवा अवस्था के आरंभ में। कुछ साथियों को डिफिकल्ट लग सकता है, जो संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ी जटिल कहानी हो सकती है कि यौवनस्य आरंभे षष्ठी विभक्ति क्या है, पंचमी क्या, नहीं समझ में आ रहा होगा। पर फिर भी हार नहीं माननी है, जब आप समास व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे तब जाके यहाँ क्लैरिटी आएगी। अगर बेसिक कभी समास नहीं पढ़ा होगा तो उलझन होगी, लेकिन तब भी क्लास छोड़नी नहीं है, टिके रहना है। जितना समझ में आए सुनते रहो, नहीं समझ में आ रहा है तो बस सुनते रहो, जब समास पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो तुम गेम से पहले ही बाहर हो गए, पहले ही हार मान ली। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखते रहना है। यौवन आरंभे यानी यौवनस्य आरंभे, युवा अवस्था के आरंभ में। च एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है और युवा अवस्था के आरंभ में प्रायः, प्रायः भी एक अव्यय पद है जिसका अर्थ प्रायः ही करते हैं हम हिंदी में भी। शास्त्र जलम प्रक्षालनम, ये शब्द है अब, शास्त्र जलम प्रक्षालनम। तो शास्त्र जलम शब्द देखे हम, शास्त्र जलम शब्द देखे तो इसका मतलब क्या है, शास्त्रम एव जलम, शास्त्र रूपी जो जल है ना। यहाँ पर हम देखें, इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा शास्त्र, शास्त्रम इव जलम, जो शास्त्र रूपी जल है ना, उसको हम शास्त्र जलम कहेंगे। और फिर प्रक्षालन शब्द जुड़ गया तो शास्त्र रूपी जल के द्वारा प्रक्षालित, तो के द्वारा, शास्त्र जलेन प्रक्षालनम, शास्त्र जल के द्वारा प्रक्षालित है, तो शास्त्र जल के द्वारा प्रक्षालित है, यानी ये क्या होगा आपके तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा कि शास्त्र जल के द्वारा जिसको प्रक्षालित किया गया है। तो युवा अवस्था और युवा अवस्था के आरंभ में प्रायः अधिकतर क्या होता है, शास्त्र जल प्रक्षालनम, शास्त्र जलेन प्रक्षालनम, शास्त्र जल के द्वारा जो प्रक्षालित है, ऐसी निर्मला अपि। तो यहाँ पर निर्मला अपि में देखो निर्मल और अपि, निर्मल और अपि कौन सी संधि है, देखो निर्मल में अ है, यहाँ पर अ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे आ, और पद क्या बनेगा, निर्मला अपि। तो ये कौन सी संधि हो गई, तो कहेंगे यह संधि हो गई दीर्घ संधि कि निर्मल भी, शास्त्र जल रूपी जल द्वारा निर्मित भी, शुद्ध होने पर भी। कालुष्यम, कालुष्यम शब्द में आपका जो है ये कालुष, कलुष आपके धातु के साथ श्यय प्रत्यय है, तो ये हो गया कालुष्यम। उपायाति, अब इतना डिटेल में नहीं जाएगा, जो शब्द पूछेगा उसमें मैं सर्कल बना दूंगी, इसके अलावा एक एक शब्द डिटेल में आपको याद करना है, समझना है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर उपयाति यानी उपसर्ग है, या धातु है, इससे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन गया उपायाति। बुद्धि शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन का रूप है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर बुद्धि कर्ता पद है। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, यौवन आरंभे शब्द पूछ सकता है, शास्त्र जलम प्रक्षालनम शब्द पूछ सकता है, निर्मला अपि में संधि पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बुद्धि शब्द यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। बस इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया, यौवनस्य आरंभे, युवा अवस्था के आरंभ में, प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्रेन, शास्त्र जलम प्रक्षालन यानी शास्त्र जल से जिसको प्रक्षालित किया है, ऐसी निर्मला अपि, निर्मल रहने पर भी, कालुष्यम कलुषता को, है ना, मलिनताओं को, दोषों को, उपायति ग्रहण करती है बुद्धि, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि शास्त्र रूपी शुद्ध होने पर भी, यानी उसने खूब शास्त्र आदि का अध्ययन कर रखा है, घर से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं,
फिर भी आपके क्या कर रखा है, फिर भी वह कलुषता को प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आपके यौवन आरंभे में कौन सा समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। शास्त्र जल प्रक्षालन में तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और यहाँ पर कालुष्यम उपायति अपने आप में सिंगल सिंगल शब्द है, सिंगल शब्दों में समास नहीं होता। समास हमेशा एक से ज्यादा पद जहाँ पर होंगे उनमें ही समास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अनुज्झित धवलता अपि सराग एव भवति यूनाम दृष्टि। ये अगली लाइन है। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले है अनुज्झित शब्द। अनुज्झित यानी ना उज्झित इति। अनुज्झित, अगर सिर्फ मैं अनुज्झित यहाँ तक के शब्द को देखूं तो इसमें अर्थ क्या हो गया, ना उज्झित, जिसने नहीं छोड़ा। तो जिसने नहीं छोड़ा नए तत्पुरुष समास। अगर सिर्फ अनुज्झित शब्द में समास बोले तो नए तत्पुरुष, क्योंकि ना उज्झित इति अनुज्झित, जिसने छोड़ा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये अनुज्झित धवलता एक साथ है। तो धवलता का अर्थ क्या होता है, धवलता होती है आंखों की सफेदी, है ना। तो अब इसका पूरे का अर्थ हो गया अनुज्झित धवलता, त्याग ना की गई शुद्धता। तो जिसने शुद्धता का त्याग नहीं किया तो कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास। अनुज्झित धवलता, जिसने धवलता को अभी छोड़ा नहीं है। अपि अव्यय पद है जिसका अर्थ है भी, है ना। अनुज्झित धवलता अपि, बिना छोड़ी गई आपकी धवलता भी। सरागा एव, अब यहाँ पर आपसे संधि पूछेगा, सरागा एव। तो यहाँ पर सराग और एव, तो सराग और एव पद में आप देखेंगे अ और ए के बीच संधि होती है, तो आई वृद्धि संधि डबल मात्रा, सराग एव यानी सराग, राग के साथ। राग मतलब एक तरीके की आसक्ति। ये जो युवाओं की दृष्टि है उस पर एक तरीके की आसक्ति छा जाती है, विषयों से आसक्ति जुड़ जाती है। तो वैसे तो आंखें सामान्य मनुष्य की तरह जैसे सफेद होती है वैसे दिखाई देती हैं, पर सामान्य सफेद होने के बावजूद वह उसके अंदर एक आसक्ति आ जाती है। तो कहा अनुज्झित धवलता अपि, बिना सफेदी को छोड़े हुए भी सराग एव भवति, राग पूर्ण हो जाती है, राग युक्त हो जाती है ना। राग सराग एव रागेण सह वर्तमान, राग है इसमें ऐसी हो जाती है। भवति वही भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यूनाम शब्द है, यूनाम शब्द पूछ सकता है। इसमें युवन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है ना। युवन शब्द के षष्ठी बहुवचन। युवकों की दृष्टि, दृष्टि शब्द में दृश्य धातु के साथ तीन प्रत्यय करोगे तो दृष्टि ही शब्द बनेगा। तीन प्रत्यय जिससे भी जुड़ता है वो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया कि आपके बिना धवलता को छोड़े भी सराग एव राग युक्त भवती हो जाती है यूनाम युवकों की दृष्टि ही, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है ये। आपके युवकों की दृष्टि सराग पूर्ण हो जाती है। अगली लाइन है अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति ही आत्म इच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। तो पहला शब्द है वात्येव। वात्येव शब्द में आप देखेंगे कुछ आप अपहरति, अच्छा अपहरति शब्द में अप उपसर्ग है, हिरी धातु का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अपहरति, अपहरण कर लेता है ना, छीन लेता है, अपहरण कर लेता है। वात्येव, तो वात्येव शब्द में वात्य धन इव, ठीक है, ये रहा आपका वात्येव शब्द। तो यहाँ पर वात्य धन इव कौन सी संधि है, कहेंगे गुण। वात्य होता है बवंडर, इव मतलब समान। तो कहा अपहरति वात्य इव यानी बवंडर के समान छीन लेता है, अपहरण कर लेता है। शुष्क पत्रम, सूखे पत्ते का। तो जैसे बवंडर सूखे पत्ते का अपहरण कर लेता है, उसको उड़ा देता है कहीं भी, ऐसे ही समुद्भूत रजह। अच्छा शुष्क पत्रम शब्द में समास देखेंगे कर्मधारय समास, सूखा पत्ता। जैसे हमने कहा था नील कमलम, तो कमल की विशेषता बताई नीला, तो जहां पर विशेषण विशेष संबंध रहता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ शुष्क पत्रम शब्द में समास पूछे सूखा पत्ता, तो पहला वाला पद दूसरे वाले पद की विशेषता बताने के कारण यहाँ कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। वात्य शब्द में वात के साथ यह एक प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ हो गया बवंडर, इसमें आपकी गुण संधि हुई। शुष्क पत्रम सूखा पत्ता कर्मधारय समास। अब है समुद्भूत रजह। अब समुद्भूत रजह में देखेंगे सम उत, ये तो उपसर्ग हो गए, सम और उत उपसर्ग हो गए। भू धातु है समुद्भूतः, तो भू धातु के साथ आपका त प्रत्यय है, ठीक है, आपके भू धातु के साथ त प्रत्यय है। समुद्भूतः
फिर है रजह, तो रजह तो आपका रजोगुण की बात है। तो सम उत भू और का प्रत्यय समुद्भूत रजह बना है। तो यानी जो उत्पन्न हुआ है ऐसा रजोगुण क्या कर देता है, भ्रांति भ्रमपूर्ण की स्थिति ले आता है। तो जैसे एक सूखे पत्ते को बवंडर उड़ा देता है, ऐसे ही युवाओं में इस समय पर जो रजोगुण उत्पन्न होता है ये उनकी आंखों पर भ्रांति भ्रम की स्थिति ले आता है। और आत्म इच्छया, और जैसे सूखा बवंडर सूखे पत्ते को आत्म इच्छा अपनी इच्छा से कहीं भी ले जाता है, ऐसे ही यह उत्पन्न जो रजोगुण है युवकों को कहीं पर भी अपने हिसाब से आपके ले जाता है। तो आत्म इच्छया शब्द में दो शब्द है, एक आत्म एक इच्छा। तो आत्म की इच्छा से, तो आत्मनः इच्छया है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास। आत्मनः शब्द में षष्ठी विभक्ति, इच्छया में तृतीया विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास होंगी अपनी इच्छा से। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे शब्द में देखें तो तृतीया है, लेकिन अगर समास की दृष्टि से देखें तो आत्मनः पूर्व पद में षष्ठी है, षष्ठी होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास। पूरे पद में हम आत्म इच्छया अपनी इच्छा से तृतीय विभक्ति करते हैं। यौवन समय षष्ठी तत्पुरुष समास है, युवा अवस्था के समय में, तो यौवनस्य समयः युवा अवस्था के समय में। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने लास्ट में पिछली क्लास में कराए थे कि कैसे पूछे जाएंगे, आज भी कराऊंगी, तो तब तक इंतजार करिए, है ना। पिछली क्लास में भी तो बताए थे, पिछली क्लास में थे नहीं आप। अब आगे लिखा कि यौवन समय यौवनस्य समय युवा अवस्था के समय में पुरुषम, पुरुष को तो सामान्य द्वितीय विभक्ति है, आपकी प्रकृति ही, तो आपके युवकों की प्रकृति को क्या कर देती है, अपने हिसाब से भ्रमपूर्ण कर देती है यह आपके रजोगुण उत्पन्न प्रवृत्ति। तो आप कहेंगे कि प्रकृति ही शब्द में वही प्र उपसर्ग है ना, क्री धातु है, इससे हम 3 प्रत्यय करते हैं तो प्रकृति ही शब्द बन जाता है ना। तो प्रकृति ही, जैसे बवंडर सूखे पत्ते को उड़ा ले जाता है, वैसे ही यौवन में उत्पन्न ये भ्रम रजोगुण जो है मनुष्य को उसकी इच्छा से कहीं पर भी बहका ले जाता है। तो ये इस तरीके से हमने अपहरति शब्द देखा। हर धातु का आपके कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि यह एक जो है अपहरति शब्द में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ह्री धातु है, च अव्यय है, वात्यायु में गुण संधि है, यहाँ पर वात्या शब्द मतलब बवंडर है। फिर हम शुष्क पत्रम देखें तो सूखा पत्ता कर्मधारय समास है। समुद्भूत रजह में सम उपसर्ग उत उपसर्ग भू धातु त प्रत्यय समुद्भूत शब्द बना है। ठीक है, भ्रांति भ्रमपूर्ण स्थिति को दिखाता है। आत्म इच्छया में षष्ठी तत्पुरुष है, और यहाँ पर आत्मनः इच्छया अपनी इच्छा से। यौवन समय यौवनस्य समयः युवावस्था के समय में। ठीक है, और पुरुषम प्रकृति समझ गए हम। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्ण का। इसका मतलब क्या है, तो पहला शब्द है इंद्रिय हरिण हारिणी। इंद्रिय हरिण हारिणी मतलब क्या होता है, तो इंद्रियां आपकी 5 जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हो गई। तो ये पांचों इंद्रियों को यहाँ पर हरिणः हिरण के समान, हरिणः हारिणी, हरिण यानी जैसे हिरण होता है, हारिणी यानी हरण कर देने वाली। तो इस प्रकार इंद्रिय हरिण जिन्होंने इंद्रियों का हरण कर लिया है, ऐसी यह हारिणी। तो यहाँ पर हिरी हारिणी शब्द में हिरी धातु है, ऋणी प्रत्यय के साथ स्त्रीलिंगी प्रत्यय जोड़ा है, इससे आपका हरिण शब्द बना था। हरिण में ई की मात्रा लगाने के लिए स्त्रीलिंगी प्रत्यय जोड़ा और यह हरिणी बन गया। ठीक है, च अव्यय है, सततम मतलब हमेशा, अति दुरंतेया बड़ी बुरे अंत होने वाली है ना, दु उपसर्ग है इसमें, दुरुपसर्ग, अंतेय, तो यहाँ पर दुरंतेय है, बड़ी मुश्किल से इनको जो है बड़े बुरे अंत वाली होती है। उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी, उपभोग शब्द कैसे बना है, तो कहा उप उपसर्ग है, भुज धातु है, घय प्रत्यय है, तो उपभोग मृग तृष्णिका, जो मृग तृष्णा होती है उसके समान। इसमें कोई विशेष सवाल नहीं बनेगा। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रियों का जो हरण कर ले, ऐसी इंद्रिय हारिणी इनको बताया गया है। बहुव्रीहि समास आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि यह बात किसकी हो रही है, तो आप कहेंगे युवा अवस्था के समय में इंद्रियों को हरण कर लेने वाली ऐसी हारिणी बताया है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। अति दुरंतेया शब्द में भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसमें सवाल पूछने की संभावना कम है, तो बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए
कि यहाँ पर इंद्रियों के लिए मृग जैसी आकर्षक यह भोग की मृग तृष्णा लगातार चलती रहती है और बड़ी दुरंतया होती है, कठिनताई से नियंत्रित करने वाली, या कठिनता से जो आपके जिनका अंत होता है, बुरा अंत होता है, ऐसी यह होती है। आगे लिखा है नव यौवन कषायित आत्मनश्च सलिलानि इव तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वादमानानि मधुरतराणि आपताति मनसः। नव यौवन कषायित, मनः पहला शब्द है। पहला शब्द क्या है? नव यौवन कषायित आत्मनः। तो नव यौवन क्या है? युवा अवस्था है ना। नव यौवन कषायितः, युवा अवस्था से कशैले हुए, आत्मनः आपके, यानी आत्मा यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। नव यौवन से कसैली हो गई हो जिसकी आत्मा, ऐसा वह। ठीक, तो आप कहेंगे कि नव यौवनेन कषायितः आत्मनः यस्य सह, यानी बहुव्रीहि समास है कि युवा अवस्था से कषायित हो गई हो, कसैली हो गई हो आत्मा जिसकी, अर्थात बहुव्रीहि समास। ठीक है, नव यौवनेन, ठीक है, क्या कहेंगे? आपकी नव यौवनेन, फिर है कषायितः, फिर है आत्मा, फिर है यस्य सह। ठीक है, तो नव यौवनेन, नव यौवन से, कसायितः कसैली, आत्मा यस्य सह, आत्मा है जिसकी वह, ऐसे आपके बताया है युवा अवस्था वाले समय को। ये आपके बहुव्रीहि समास हो गया। च अव्यय पद है, च का अर्थ और होता है। सलिलानि इव, तो सलिलानि इव में हमने क्या कहा? सलिलानि पद आपके सलिल जल को दिखाता है। ये आपके प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे बताया है कि भाई नव यौवन में जो आपका मन है वह वैसा ही कसैला हो जाता है, और वह सलिलानि, जैसे पानी क्या लगता है? कहा मधुर लगता है जब हमारा मन कसैला हो, तो ऐसे ही विषय कहा तानि एव, इसके समान ही विषय स्वरूपाणी, जो विषय होते हैं, अलग अलग भोग के विषय हैं, वे सब आस्वाद मानानि, आस्वादित होने पर, मधुर तराणी, मधुर और ज्यादा अधिक मधुर, आपतंती गिरते हैं, मनसः मन पर, मन पर ये और ज्यादा मधुर होकर गिरते हैं। ये सामान्य ही है, जैसे जल सामान्य ही है, लेकिन अगर आपने आंवला खाने के बाद जल पिया, वही सामान्य जल आपको मीठा लगता है। तो उस समय मानो जैसे युवा अवस्था में जो आत्मा है वो वैसी ही कसैली हो जाती है कि उस पर साधारण विषय भोग जब पड़ते हैं तो वो ज्यादा मधुर लगते हैं। उस वक्त लगता है इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो व्यक्ति अपने आप इन आपके विषयों की तरफ आकर्षित होता हुआ चला जाता है। तो आपने इसमें नव यौवन कषायित मनः में समझा कि बहुव्रीहि समास है। सलिलानि इव आपके यह बहुवचन का रूप है, नपुंसकलिंग शब्द सलिलानि। तानि एव शब्द भी आपके नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही है। विषय स्वरूपाणि, तो विषयाणाम स्वरूपाणि शब्द है इसमें। ठीक है, आस्वाद माननी में आ उपसर्ग है, स्वाद चखना अर्थ में है ना। इसमें आपके आस्वाद मानानी, मानानी शब्द देखे तो यहाँ पर शानच प्रत्यय है ना, शानच प्रत्यय लगा रखा है। तो आस्वाद, स्वाद शब्द में शानच प्रत्यय करके स्वाद माना बना दिया, और इसी का बहुवचन का रूप बना दिया नपुंसकलिंग में स्वाद मानानी। तो आस्वाद मानानी में अपने आप में शानच प्रत्यय, जैसे शानच प्रत्यय मानह, माना, मानम जुड़ता है, तो ये आस्वाद माना। फिर मान का नपुंसकलिंग बहुवचन में मानानी, जैसे फलम फले फलानी, तो यहाँ पर आस्वाद मानानी। तो इस प्रकार यह आपके शब्द देखा। मधुर तराणी में तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय मैंने आपको बताया ही था, जैसे आप इंग्लिश में स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट करते हो, तो जो इंग्लिश में ई आर वाली सेकंड आपकी विभक्ति होती है ना, तो उसी को यहाँ पर हम तरप प्रत्यय लगा के आते हैं। मधुरतर, और ज्यादा मधुर होकर, है ना, तरप प्रत्यय में प की संज्ञा होकर तर बचता है, और ये बहुवचन का रूप हो गया नपुंसकलिंग में मधुर तराणी। आपतंती, आ उपसर्ग में पत धातु है, और ये बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष में आपतंती। मनसः शब्द में नपुंसकलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है मनसः। ठीक है, तो यानी नव यौवन से प्रभावित मन को भले ही वस्तुएं साधारण ही क्यों ना हो, लेकिन वो अत्यंत मधुर लगती है, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब लिखा है नाशयति, तो नाशयति नष्ट कर, अच्छा एक एक शब्द को देखे। नाशयति में नश धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन, नाशयति नष्ट कर देती है। दिंग मोह इव, तो यहाँ पर दिंग मोह, इस शब्द को देखेंगे तो एक है दिक शब्द, दिक शब्द के साथ आपने जोड़ा है मोह को, तो यहाँ पर संधि हुई है। फिर यहाँ पर मोह के बाद इव शब्द है,
ठीक। तो दिक और मोह में व्यंजन संधि हुई है। सामने अनुनासिक देखकर ये क भी अनुनासिक में बदल गया है, क ख ग घ अंग, है ना। तो ये आपके पर सवर्ण संधि हुई है। व्यंजन संधि का जो भेद होता है वहां संधि देखोगे तो वहां ही समझ में आएगा। तो अभी के लिए समझो, दिक मोह इव, दिशाओं के मोह के समान। ठीक है, दिक मोह दिशाम मोह, षष्ठी तत्पुरुष समास है। दिक दिशाम मोह, दिक मोह, यानी दिंग मोह शब्द में अगर समास पूछे तो आपके षष्ठी है, क्योंकि दिशा का मोह, तो दिशाम मोह। उन्मार्ग प्रवर्तके, तो कहा उन्मार्गे प्रवर्तयति, उन्मार्ग में जैसे प्रवर्तित होता है। सप्तमी तत्पुरुष, पुरुषम शब्द अपने आप में साधारण द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है। अत्यासंग पद में संधि पूछ सकता है, तो अत्यासंग में अति और आसंग यण संधि हुई है। ठीक है, और विषयेषु पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। सप्तमी विभक्ति एक वचन विषयों में, इस पूरे का अर्थ क्या होगा आपके, नष्ट कर देता है दिशा रूपी मोह के समान उन्मार्ग प्रवर्तक मार्ग से भटके हुए पुरुषम पुरुषों को अति आसंग अत्यधिक आसक्ति विषयेषु विषयों में। तो आपके कहा कि विषयों में अत्यधिक आसक्ति ठीक वैसे ही मनुष्य का नाश कर देती है जैसे कोई दिक भ्रमित दिशाओं के मोह में भ्रमित व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। तो ये हमने इसकी हिंदी तो हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ अभी आज व्याकरणिक टिप्पणी पर ही चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हम लास्ट क्लास में मतलब इसके हिंदी पढ़ चुके हैं शुरुआत में, तो 2 दिन से हम व्याकरणिक टिप्पणी देख रहे हैं, तो मैं केवल व्याकरणिक टिप्पणी पर ही जोर डाल रही हूँ। इधर कहानी जो साथी नए बैच में एनरोल हो रहे हैं वो कहानी हम पिछली क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उसी क्रम से क्लास लेंगे तो समझ में आने लगेंगी चीजें। अब देखिए, भवादृशा एव भवंती भाजनानि उपदेशा नाम। अब इसमें भवादृशा शब्द सबसे पहला है। भवादृशा, भवादृशा का मतलब है आपके जैसे ही, तो आपके जैसे ही में भवत शब्द है। भवत शब्द से दृश धातु के साथ क्विप प्रत्यय लगा करके दृशा शब्द बना दिया, तो भवात दृशा, तो ये पूरा शब्द हो गया भवात दृशा, आपके जैसे, एव का अर्थ हो गया ही, तो भवात दृशा आपके जैसे, एव का अर्थ ही, आपके जैसे ही एक अव्यय पद है। भवंती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है, भवंती आप जैसे ही होते हैं। भाजनानि, भाजनानि में यहाँ पर आपके प्रथम पुरुष बहुवचन का ही मतलब प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही रूप है ना। भाजनानि में भैया भाजन शब्द है, इससे आपके आप देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है भाजनानि। पात्र है ना, आपके जैसे ही पात्र होते हैं। उपदेशा नाम, तो उपदेशा में उप उपसर्ग के साथ दिश धातु, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया कि आपके उपदेशों के आप जैसे ही होते हैं पात्र, है ना, आप जैसे ही लोग उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणव इव रजनी कर गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेशः गुणा। तो अपगत मले, अपगत मले यानी ऐसा जिसका मल जा चुका है, मैल जा चुका है, तो अपगत मले, अपगतः मलः यस्मात् तत् अपगत मलम, मल जिसका जा चुका है तो वह अपगत मलः यस्मात् तत्, आपके मल जिससे जा चुका है ऐसा। तस्मित अपगत मले पंचमी तत्पुरुष समास, ऐसे अपगत मल मन में, तो यहाँ पर अपगत मलः यस्मात् पंचमी तत्पुरुष है। पूरे शब्द में देखें तो सप्तमी विभक्ति है कि अपगत मले, मन जिससे आपके वह जा चुका, जिससे मैल जा चुका है ऐसा मन। तो अगर समास पूछे तो पंचमी तत्पुरुष है, अगर इसी पद में विभक्ति पूछे तो सप्तमी है। आपके जिसके अंदर से दोष मैल जा चुका है ऐसे मन में, तो अपगत मले पद में सप्तमी। समास पूछे तो यहाँ पर अपगतः मलः यस्मात् तत् अपगत मलम, तो ये आपके पंचमी तत्पुरुष समास इसमें हुआ है पंचमी विभक्ति के अर्थ में। ही एक अव्यय पद है। मनसी सप्तमी विभक्ति का रूप है, मन में, है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब यहाँ पर पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी संधि हुई है बताओ, इसमें संधि पूछेगा। स्फटिक मणव इव, तुलना करी है यहाँ पर कि जैसे स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि में जैसे, स्फटिक मणव में सप्तमी विभक्ति हो गई, मणि का सप्तमी है मणव, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया स्फटिक मणव। इव का मतलब समान, स्फटिक मणि के समान, जैसे स्फटिक मणि में प्रकाश, सुखेन प्रविशंति,
प्रकाश सुख पूर्वक प्रवेश कर लेता है, इसके जैसे ही। तो अब यहाँ पर अयादि संधि आप कहोगे, औ के बाद ई आया है, औ की जगह आपके आव आदेश होकर यहाँ पर आप देखोगे ये अयादि संधि है। इसमें एक पद है स्फटिक मणौ, ठीक है, मणौ स्फटिक मणि में इव सम आपके, इसका अर्थ हो गया जैसे, स्फटिक मणि में जैसे। तो स्फटिक मणि में ये अपने आप में सप्तमी विभक्ति हो गई, एक वचन, ये तो आपके अव्यय पद हो गया समान, ठीक है। तो स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के जैसे, स्फटिकस्य मणौ इव, यह आपके स्फटिक मणि के समान। तो यहाँ पर कर्मधारय है, कर्मधारय उपमान उपमेय संबंध है, आपके कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास। स्फटिक मणौ इव, स्फटिक जैसे आप कहते हो घन श्यामः, घन इव श्यामः, घन के समान श्याम, तो ऐसे स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के समान, ठीक है। तो कर्मधारय समास हो गया। अब है रजनी करह गभस्तयः, ठीक है, आपकी रजनी कर गभस्तयः का मतलब क्या है? तो रजनी कर होता है चांदनी, गभस्तयः उसकी किरणें, चांद और उसकी किरणें, रजनी कर का अर्थ हो गया चंद्रमा और गभस्तयः उसकी किरणें। तो षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि रजनी करस्य गभस्तयः, चंद्रमा की किरणें, तो रजनी करस्य गभस्तयः, चंद्रमा की किरणें। तो का के की अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। रजनी करस्य गभस्तयः, तो रजनी करह चंद्रमा की, गभस्तयः किरणें। विशंति विष धातु का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का, विशंति प्रवेश कर देती है। सुखेन सुख पूर्वक, सुख से तृतीया विभक्ति है। उपदेश गुणाः, उपदेशस्य गुणाः, तो ये आपके षष्ठी तत्पुरुष समास के उपदेश के गुण, तो उपदेशस्य गुणाः। इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि अपगत मले शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास ही एक अव्यय पद है। मनसी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप दे रखा है। स्फटिक मणौ इव में अयादि संधि है, कर्मधारय समास है। रजनी कर गभस्तयः में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर आप देखेंगे विशंति विष धातु का रूप है, लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सुखेन शब्द में सुख तृतीया विभक्ति एक वचन का है। उपदेश गुणाः, उपदेशस्य गुणाः, तो कहा जिस मन से दोष दूर हो चुके होते हैं उसमें उपदेश के गुण स्फटिक मणि में चांद की किरणों की तरह सरलता से प्रवेश करते हैं। ऐसा मन जिसके दोष दूर हो चुके हैं, अपगत मले मन है, तो ऐसे में मन में आपके उपदेश गुणाः सुखेन विशंति, उपदेश रूपी गुण सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं। स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के समान, जैसे रजनी करह गभस्तयः, रजनी कर यानी आपके चंद्रमा की किरणों का सरलता से प्रवेश हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी सरलता से प्रवेश हो जाता है। अब आगे देखते हैं, गुरुवचनम मलमपि, गुरुवचनम अमलमपि सलिलम एव महत उपजनयन्ति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। तो अब इसमें सबसे पहला शब्द क्या है? गुरुवचनम। तो गुरुवचनम में शब्द कहेंगे गुरोह वचनम, गुरु के वचन। तो गुरोह वचनम में गुरोह पद षष्ठी विभक्ति का है और आगे वचनम पद है, तो षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष हो गया गुरुवचनम में। फिर गुरुवचनम के बाद है अमलम अपि, तो यहाँ निर्मल होने पर भी, तो अमलम न मलम इति अमलम नए तत्पुरुष समास हो गया। सलिलम इव जल के समान, तो गुरु के वचन निर्मल होने पर भी सलिलम इव जल के समान। महत विशेषण है, बहुत। उपजनयंती उत्पन्न करते हैं, तो उप उपसर्ग है, जन धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, उपजनयति उत्पन्न करते हैं। श्रवण स्थितिम, आपके सप्तमी तत्पुरुष श्रवण में स्थित, तो श्रवणे स्थितम, श्रवण में स्थित, तो पहले वाले पद में सप्तमी होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष। शूलम कांटे के लिए आया है, तो ये अपने आप में कोई विशेषता नहीं रखता। अभव्यस्य, जो भव्य नहीं है, जो शिष्ट नहीं है, अशिष्ट व्यक्ति के कान में स्थित, आपके शूलम इव शूल के समान, जैसे सलिल पानी पड़ता है ऐसे ही गुरु के वचन निर्मल होते हुए भी कांटे के समान चुभते हैं। तो गुरु का वचन भले ही शुभ हो, लेकिन अशिष्ट व्यक्ति के कानों में पड़ने पर वह पीड़ा कांटे के समान उत्पन्न करता है। फिर कहा इतरस्य तु, दूसरे के तो करिण इव हाथी के समान। शंखाभरणम आननौ शोभाम समुदयति अधिकतरम उपजनयति। तो इतरस्य तु यानी इतरस्य पद का मतलब है किसी और के लिए। अगर अभव्य व्यक्ति है, अशिष्ट व्यक्ति है, उसके लिए तो गुरु का निर्मल उपदेश भी कान में पड़े हुए स्वच्छ जल के समान
पीड़ा उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन वहीं आप कहेंगे महत मतलब बहुत बहुत अधिक, लिखा हुआ है सामने उसका अर्थ। अब लिखा इतरस्य, इतरस्य पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का मतलब अर्थ हो गया इतर, इसके अतिरिक्त। तू एक अव्यय पद है ना। इतरस्य पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, किसी दूसरा यानी किसी जो आपके सज्जन व्यक्ति है उसके। तो करिण इव, यहाँ पर तुलना करी है। करिण यानी हाथी, इव यानी समान, हाथी के समान, करिणः इव हाथी के समान, शंखाभरणम, तो यहाँ पर शंखाभरण यानी शंख रूपी आभूषण। तो शंखस्य आभरणम इति, शंखस्य आभरण षष्ठी तत्पुरुष, शंख का आभूषण, तो ये आपके षष्ठी तत्पुरुष हो गया। आनन शोभा, आनन होता है मुख, शोभा यानी सुंदरता, आननस्य शोभा मुख की शोभा। समुदयम, समुदयम मतलब वृद्धि को अधिकतरम और अधिक उपजनयति उत्पन्न कर देता है। तो समुदयम शब्द में आपके सम उपसर्ग के साथ उदय शब्द है, उदय मतलब उत्पन्न करना, सम मतलब और अधिक उत्पन्न कर देना। अधिकतरम में वही तरप प्रत्यय है, तर दिख रहा है आपको किसी शब्द के पीछे तो समझ जाइए तरप प्रत्यय है, अधिकतर उपजनयति उत्पन्न कर देता है। तो जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के तो उत्पन्न कर देता है शंख के आभरण के समान मुख की शोभा। तो जैसे हाथी के चेहरे की शोभा आपके शंख आभरण बढ़ा देता है, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के कानों को, उसकी सुंदरता को वह और अधिक बढ़ा देता है। तो आननस्य शोभा षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, शंखस्य आभरण षष्ठी तत्पुरुष समास, तुलना हो रखी है करिणः इव षष्ठी एकवचन, अव्यय पद है, इतर शब्द दिख गया, उपजनयति आपको समझ ही आ गया, जन धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अधिकतरम में तरप प्रत्यय है। अब कहा हरति च सकलम अति मलिनम अपि दोष जातम प्रदोष समय निशाकिरः इव, इसका अर्थ था लेकिन योग्य व्यक्ति के लिए वही वचन हाथी में कानों के शंख के आभूषण की तरह उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। फिर है हरति च सकलम अति मलिनम अपि दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। हरति ह्री धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, हरति हरण कर लेता है, और सकलम, सकलम भी विशेषण है, सकलम का अर्थ है संपूर्ण, हरण कर लेता है। अति मलिनम अपि, अति मलिन यानी अत्यंत मलिन होने पर भी, दोष जातम उत्पन्न हुए दोषों को, तो दोषा नाम जातम षष्ठी तत्पुरुष, दोषों की उत्पत्ति को क्या कर लेता है, जो अति मलिन है। तो अति मलिन आप कहेंगे मलिन शब्द का और आपके विशेषण आ गया कि अति मलिन, कर्मधारय समास कह सकते हैं इसमें, है ना। तो अति मलिन दोष जातम, अत्यधिक दोषों को भी प्रदोष समय निशाकरः, प्रदोष समय स्थितः निशाकरः सप्तमी तत्पुरुष, प्रदोष के समय में, है ना, जो आपके संध्याकालीन समय है इसमें स्थित निशाकरः, इसके समान स्थित निशाकरः यानी चंद्रमा के समान आपके क्या कर लेता है, तो कहा हरति हरण कर लेता है। जैसे संध्याकालीन चंद्रमा निशाकर हरण कर लेता है समस्त अंधकारों को, ऐसे यह अति मलिन सकलम दोषम, अति मलिन संपूर्ण दोषों को हरति हरण कर लेता है। इव शब्द यहाँ पर तुलना के लिए आया है, यानी इसके समान यह हरण कर लेता, तुलना कर रखी है ना, उपमा अलंकार। गुरु का उपदेश सभी दोषों को चाहे वो कितने ही गहरे क्यों ना हो, प्रदोष काल के चंद्रमा की तरह आपके उसको दूर कर देता है। गुरु उपदेश प्रशम हेतु वयम परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदैव परिणामयति। तो सबसे पहला है गुरु उपदेश, वही षष्ठी विभक्ति एक वचन, गुरोह उपदेश, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रशम हेतु, प्रशमस्य हेतु शांत करने का हेतु कारण, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें भी। फिर है वयसः परिणामः, आयु का परिणाम, तो वयसः पद में भी षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष। तो जैसे आपकी आयु वृद्ध होते हैं आप, तो उसका परिणाम क्या होता है, तो आपके पलित रूपेण पके हुए बाल। तो जैसे आपके पलितस्य रूपेण पके हुए बालों के रूप में आपके क्या हो जाते हैं, जो वृद्धावस्था में, यानी परिणाम वयसः परिणामः इव, जैसे बुढ़ापे में आपके बाल का परिणाम आपके पलित रूपेण पके हुए बालों के रूप में होता है, ऐसे ही गुरु हो उपदेश, गुरु का उपदेश। शिरसि जालम इस शब्द में पूछ सकता है, शिरसि जालम यानी शिरसि जालम शिरसि जातम इति शिरसिजम। पहला शब्द देखें तो ये रहा शिरसि जातम, सिर में उत्पन्न हुआ, शिरसि जातम ये था आपके उपपद तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर क्रियापद के साथ समास हो रहा है, जातम शिरसि जातम,
जो आपके सिर में उत्पन्न होता है ऐसा, तो उत्पन्न होता है कृदंत पद है, इसके साथ समास होने पर उपपद तत्पुरुष है। लेकिन अभी हमें सिर्फ सिरसिज तो नहीं भूलेगा, हमें तो साथ में देगा सिरसिज जालम, तो फिर ये हो जाएगा शिरसिजस्त जालम शिरसिज जालम, शिर के जाल है ना, शिर के जो आपके उत्पन्न बाल हैं, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष, सिर के उत्पन्न बाल, तो का के अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास, कि सर में उत्पन्न हुए, आपके सर में उत्पन्न हुए जो बाल हैं अर्थात केशों का समूह। अमली कुर्वन, तो मल रहित कर देता है। कुर्वन शब्द में आप देखेंगे कि क्री धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय है ना, क्री धातु का क्षत्रि प्रत्यय करते हैं तो पुल्लिंग में कुर्वन बनता है। अमली शब्द में न मलिन इति अमलिन है ना, जो मलिन नहीं है। अमलिन शब्द में नए तत्पुरुष कहते हैं कि न मलिन इति अमलिन, जो मल रहित हो ऐसे कुर्वन करता हुआ। कुर्वन शब्द में क्री धातु का क्षत्रि प्रत्यय है। गुण रूपेण, गुणस्य रूपेण, गुण के रूप में षष्ठी तत्पुरुष समासी है। ततएव वही परिणामयति, परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे इस पूरे का अर्थ हो गया कि गुरु का उपदेश शांति का कारण परिणाम इव, जैसे वृद्धावस्था में पके हुए बालों के रूप में सिर का केश समूह निर्मल कर देता है, ऐसे ही गुरु का उपदेश शांति का हेतु है और क्या कर देता है, आपके सभी तदेव उन्हीं दोषों को गुण के रूप में परिणमयति, परिवर्तित कर देता है। तो गुरु का उपदेश शांति देने वाला होता है, यह ठीक वैसे ही गुण सभी वैसे ही दोषों को गुण में बदल देता है, जैसे सफेद बाल वृद्धावस्था में शोभा बन जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अच्छा, बहुत सारे साथियों को समस्या हो रही है कि भाई हमें जो है व्याकरणिक टिप्पणी बहुत समझ में नहीं आ रही है ना। तो व्याकरणिक टिप्पणी में अपने आप में ऐसा नहीं है कि आपको एक एक शब्द बिल्कुल याद रखना ही है, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आती हैं। कुछ खास शब्दों से ही सवाल पूछता है, ऐसा नहीं कि हर एक शब्दों को आपको एकदम डिटेल में उसकी पीएचडी ही कर लेनी है, उसका सारे एक एक शब्द को ऑपरेशन करेंगे। मैं करा रही हूँ इसलिए कि धीरे धीरे करते हुए आपको शब्द बनता कैसे है, प्रत्यय कहाँ पर कौन सा है, समास कौन सा है, ये जब बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा, इसीलिए इतने डिटेल में करा रही हूँ। अन्यथा बीच में से एक आध कोई सवाल आपके जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उनसे ही बनता है, जिसको हम चैप्टर के अंत होने पर देखेंगे कि इस पूरे शुकनासोपदेश में कौन कौन से ऐसे पद हैं जो इंपॉर्टेंट समास के लिए बनते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है जो संधि के लिए बनते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अलंकार हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सुक्तियां हैं। वो पूरे ग्रंथ के अंत में कलेक्शन जो इंपॉर्टेंट शब्दों का होगा उनको देखेंगे। फिलहाल अभी एक समस्या ये आप लोग के साथ है कि जब हम कहानी पढ़ा रही थी उसी वक्त आप लोगों को शब्द भी बताते हुए चलते तो शायद आपके लिए उतना हेक्टिक नहीं होता, पर मैंने आपको बताया ही था रीजन उसके लिए कि क्लासेस DSSB की लग रही थी, है ना। तो अब जो है मेरे को समय मिल पाया है, तो इसीलिए मैं ये जो शुरुआत के 2-3 दिन हमने चैप्टर करा था उसी की व्याकरणिक टिप्पणी करा रही हूँ। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो साथ के साथ ही देखेंगे ताकि विशेष परेशानी आपको ना हो। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी है तो अभी बोल दीजिए। स्फटिक मणव इव, ये शब्द में संधि पूछेगा तो स्फटिक मणव इव, संधि विच्छेद पूछ सकता है इसमें, है ना। तो संधि विच्छेद आप लोग कर लेंगे। संधि का नाम पूछ सकता है, तो बताइए कौन सी संधि है? अयादि संधि है, अयादि संधि है। कौन से सूत्र से संधि हुई है? तो आप कहेंगे एचो यवा यावह से संधि हुई है। ये देखो आपके सुखेन उपदेश गुणा, ये शब्द में पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि हुई है, इसका विच्छेद करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुखेन है, सुखेन के बाद ऊ था, उपदेश गुणा, तो अ और ऊ मिलकर ओ बल गए हैं। तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि है ना। सुखेन उपदेश गुणा, तो सुखेन में अ था और वहां पर ऊ था, तो अ और ऊ आपके ओ बन गए। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे औ है, औ के बाद स्वर है, तो यहाँ पर औ की जगह आपके आव आदेश हो गया है, अयादि संधि है। ठीक, हरत, अब इस शब्द को दे दे आपकी संधि के लिए, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर शब्द कौन सा है? हरति, फिर है अति मलिनम। तो हरति अति मलिनम में हरति में क्या है? ई, अति मलिन में अ। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यण संधि होती है, ई की जगह य। तो ये आपकी यण संधि है, ई को यणची सूत्र से यण संधि। ठीक है, हरति अति मलिनम। संधि टॉपिक पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी से, तो वहां ये समझ में आ जाएंगी संधियां। तो अभी केवल सुनते हुए चलिए। प्रशम हेतुर्वयः परिणामः इव, तो प्रशम हेतु, देखो हेतु था,
हेतु में विसर्ग था, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये विसर्ग यहाँ पर र के रूप में दिखाई दे रहा है, आपको हेतु के बाद विसर्ग नहीं दिख रहा। तो प्रशम हेतु वयः, ये विसर्ग आपके र बन गया जब दोनों को जोड़ दिया। फिर परिणामः इव, तो परिणामः इव में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी विसर्ग को हम र में बदलकर परिणाम इधर ये कर सकते हैं। तो विसर्ग के बाद आपके जो है एक व्यंजन आ रहा है, विसर्ग संधि हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है, विसर्ग संधि कहेंगे। इस तरीके से आपके संधि या समास से सवाल पूछता है। ये हमने देख ही लिया कि आप जैसे पात्र ही होते हैं उपदेशों के। क्यों होते हैं? क्योंकि कहा शुद्ध मन में उपदेश वैसे ही प्रवेश कर जाता है जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। अशुद्ध व्यक्ति के मन पर गुरु के वचनों का प्रभाव पीड़ा देने वाला होता है। स्वच्छ जल जैसे कानों में पीड़ा देता है, ऐसे ही अशुद्ध अभव्य अशिष्ट व्यक्ति के लिए होता है। जबकि सज्जन व्यक्ति के लिए वही वचन ऐसा होता है जैसे हाथी के कान में शंखाभरण उसकी मुख की शोभा को बढ़ा देता है, ऐसे ही ऐसे सज्जन लोगों के लिए गुरु का उपदेश होता है। आपके गुरु का उपदेश सभी दोषों को ऐसे ही हरण कर लेने वाला होता है जैसे प्रदोषकालीन चंद्रमा समस्त अंधकार को एक साथ हरण कर लेता है। गुरु का उपदेश ऐसा है जो आपके जो वृद्धावस्था में जैसे आपके जो काले बाल हैं इनको निर्मल हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, है ना, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु का उपदेश आपके सभी दोषों को दूर करके गुणों में परिवर्तित करने वाला होता है। लास्ट इसका अंश है, ठीक है। अब आगे देखिए, अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अयम एव, यही, है ना, अयम का अर्थ, अयम सर्वनाम पद है, एक वचन का पुल्लिंग का रूप है ये। तो अयम का मतलब है यह, एव मतलब यही, और यही अनास्वादित विषयस्य, तो अनास्वादित विषय रसस्य, इसको समझे पूरा। तो सबसे पहले इसमें शब्द है अनास्वादित। अनास्वादित मतलब न आस्वादित, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है, तो ये हो गया न आस्वादित, अनास्वादित। तो इसमें कौन सा, अगर सिर्फ इतने शब्द को देखें तो ये था नए तत्पुरुष समास। कौन सा है? नए तत्पुरुष। न आस्वादित इति अनास्वादित। अनास्वादित के बाद इसमें एक शब्द जोड़ दिया विषय रसस्य। तो अब यहाँ विषय रसस्य को देखें तो विषयस्य रसः, विषय का रस, षष्ठी तत्पुरुष है ना, विषयस्य रसः इति विषय रसः, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तो अनास्वादित देखा आपने पहले, फिर देखा विषय रस, विषय का रस, षष्ठी तत्पुरुष। अब पूरे को एक साथ देखिए, अनास्वादित विषयस्य येन सह अनास्वादित विषय रसः, जिसने विषयों का आस्वादन नहीं किया है ऐसा वह, जिसके द्वारा विषयों का आस्वादन नहीं किया गया है ऐसा वह, यानी किसी और के विशेषण के लिए आया है ना, तो यहाँ पर अनास्वादित प्रधान है ना विषय, किसी और व्यक्ति के लिए आया है, ऐसा व्यक्ति जिसने विषयों का आस्वादन नहीं किया गया है। तो इस पूरे शब्द में हमारी बहुव्रीहि समास है, लेकिन अगर हमें केवल अनास्वादित बोलता है तो नए नास्वादित, अगर केवल विषय रस बोलता है तो विषयस्य रसः षष्ठी तत्पुरुष, लेकिन अगर पूरा एक साथ दे देता है अनास्वादित विषय रसस्य, तो फिर ये आपके किसी और के विशेषण के तौर पर आने के कारण बहुव्रीहि समास। न आस्वादितः इति आपके अनास्वादित विषय रसस्य येन सह, जिसने अभी विषयों का आस्वादन नहीं किया है ऐसा वह। ते मतलब सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। कालः समय को दिखाता है। उपदेशस्य, उपदेश शब्द में उपसर्ग दिश धातु के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो इसका अर्थ पूरी लाइन का क्या हो गया? यही कालः उपदेशस्य, यही तुम्हारे लिए काल यानी समय है, उपदेशस्य उपदेश का, जिसने, और अनास्वादित विषय रसस्य, तुम जैसे जिसने विषयों का आस्वादन अभी तक नहीं किया है ऐसे उस व्यक्ति के लिए ही यह काल है उपदेश का, ऐसा सुकनाश यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे लिखा था कुसुम शर शर प्रहार जर्जरिते ही हृदये जलम इव गलति उपदिष्टम। इसका मतलब क्या है? तो कुसुम शर शर प्रहारे, तो कुसुम सर शब्द है सबसे पहला, कुसुम सर यहाँ पर आपके कुसुम है जिसका बाण, ऐसा कुसुम सरस्य सरह, कुसुम शरशरह, ठीक है। तो आपके, तो यहाँ पर फूलों का बाण, और अगर पूरे पद में देखें तो तेन प्रहारः, कुसुम रूपी बाण से प्रहार किया है जिसने, तेन जर्जितम उसके द्वारा जर्जित, उसके द्वारा घायल। तो कुसुमस्य सरह षष्ठी तत्पुरुष, फिर तेन प्रहारः तेन जर्जितम उसके प्रहार से और उससे घायल,
तो ये पूरे में तृतीया विभक्ति तृतीया दिखाई दे रही है, तो ये तृतीया तत्पुरुष। अगर इतना ही बोलेगा कुसुम सरह, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कुसुम सरह मतलब फूल का बाण, तो ये तो हो गया फूल का बाण षष्ठी तत्पुरुष। लेकिन अगर पूरा शब्द दे दिया कुसुम शर प्रहार जर्जिते, तो कुसुमेन प्रहारेन जर्जिते, कुसुम के प्रहार से जो जर्जित है, घायल है, ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास। ही मतलब अव्यय पद है ये तो। हृदय सप्तमी विभक्ति का रूप है, हृदय में। जलम इव उपमा दे रखी है, जल के समान। गलती बह जाता है, गल धातु है इसमें। उपदिष्टम उपसर्ग है, दिश धातु है, इससे ता प्रत्यय किया है, तो नपुंसक लिंग का उपदिष्टम ये शब्द बना है। ठीक है, तो यानी पूरा शब्द का अर्थ क्या हो गया कि जैसे फूल के प्रहार से जर्जर हृदय, अगर कुसुम के फूल रूपी प्रहार से यानी कामदेव के फूल रूपी प्रहार से घायल हो चुका हो, ऐसा हृदय, उसमें उपदेश बह जाता है। जर्जित हृदय में ऐसे में उपदेश टिकता नहीं है। तो यही तुम अभी इस विषय से घिरे नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारे उपदेश के लिए ये बिल्कुल समय सही है। अगर हृदय पहले ही कामदेव के बाणों से घायल हो, तो फिर उसमें दिया गया उपदेश गलत ही बह जाता है ना, टिकता नहीं है। जैसे छेद वाले पात्र में आप अगर पानी डालोगे तो वो सीधे बह जाएगा, तो ऐसे ही जो हृदय घायल हो चुका है, अगर उसको उपदेश दिया भी जाए तो वहां पर आप जो है वह घायल हुए हृदय के समान उसमें से बह जाता है। अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेः अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। अकारणः यानी न कारणः इति अकारणः, नए तत्पुरुष समास तो है ही। अब आपके इसके बाद है अकारणम च भवति, अकारण ही होती है, बिना कारण ही होती है। दुष्प्रकृतेः, तो दुष्प्रकृतेः यानी दुष्ट प्रकृति, इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया प्रकृतेः। प्रकृति शब्द दुष्ट प्रकृति का ही, दुष्ट प्रकृति अकारण होती है या इसके लिए कारण नहीं होता। अन्वयः, अन्वयः मतलब वंश को बोला है। अनुपसर्ग ई धातु और अच प्रत्यय लगाते तो अन्वयः शब्द बनता है, इसका अर्थ होता है वंश। तो वंश कारण नहीं होता, दुष्प्रकृते है, बुरी प्रकृति वाले के लिए वंश कारण नहीं होता। श्रुतम, श्रु धातु से आपने क्त प्रत्यय किया, श्रुतम, श्रुतम यानी जिसने शास्त्र आदि अध्ययन कर लिए हैं, ऐसा वह व्यक्ति है ना। और अविनयस्य, अविनम्रता का, तो कहा कि दुष्प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए जो वंश है या शास्त्र है वह कारण नहीं होते हैं उसके अविनम्रता का। अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि भैया अच्छे वंश का है, उसने शास्त्र आदि का अध्ययन कर रहा है तो विनम्र हो जाएगा, नहीं, ये उसके कारणम नहीं होते। तो अविनय मतलब न विनय, यहाँ पर भी वही आपके कहेंगे, न विनय में नए तत्पुरुष समास है, विनम्रता जहाँ नहीं है। इस प्रकार इस पूरे का अर्थ हो गया कि किसी बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का श्रेष्ठ कुल या शास्त्र ज्ञान भी उसको विनम्र नहीं बना सकता। चंदन प्रभवो ना दहति किम अनलः, चंदन प्रभवः, चंदनात् प्रभवः, चंदनात् चंदन से उत्पन्न, प्रभवः चंदन से जो उत्पन्न है ऐसे को, न दहति चंदनात् प्रभवः पंचमी तत्पुरुष हो गया, चंदन से उत्पन्न जो अग्नि है, पंचमी तत्पुरुष समास। चंदनात् प्रभवः, न दहति नहीं जलाती, किम अनलः क्या आग, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाती नहीं है। किम वा या फिर प्रशम हेतुना अपि, प्रशम यानी शांत करने की, हेतुना हेतु होते हुए भी, ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि शांत होने का हेतु होते हुए भी ना, नहीं। यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है, प्रशम हेतुना पहला शब्द है प्रशम हेतु, प्रशम हेतु शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रशमस्य हेतु है ना, प्रशमस्य हेतु, प्रशम का हेतु षष्ठी तत्पुरुष। फिर प्रशम हेतु ना, तो हेतु ना अपि, तो हेतु ना पद और अपि पद में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। प्रचंड तरी, तो प्रचंड तरी में प्रचंड शब्द में तरप प्रत्यय है, तरप प्रत्यय है। प्रचंड तर शब्द बना, प्रचंड शब्द बना, इससे स्त्रीलिंग में ई जोड़ दिया तो प्रचंड तरी हो गया, है ना, प्रचंड तरी। भवती पता ही है, भू धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाती है। बड़वानलो समुद्र की अग्नि, वारिणा पानी के द्वारा, तृतीय वारिणा शब्द में तृतीय विभक्ति है, एक वचन का रूप है। तो क्या शांत करने की हेतु होती हुई भी ये वारिणा पानी आग को, समुद्र की बड़वानल को प्रचंडतरी ना भवती, प्रचंडतर नहीं कर देती, यह आपके कहा है।
तो इस तरीके से हमने कहा कि उपदेश का सर्वोत्तम समय कब है, जब किसी ने विषय का आस्वादन ना किया गया हो, यानी वो अनास्वादित विषय से हो, जिसने विषय का अभिग्रहण नहीं किया है, यह उपदेश का श्रेष्ठ समय है। क्योंकि अगर काम के बाणों से आहत हो चुका हो ऐसा मन, वह कुसुम सरसर आपके प्रहार जर्जित हृदय हो, तो उसमें क्या होता है, उपदेश पानी की तरह बह जाता है। और कहा कि विनम्रता का दुष्प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उसका अन्वय, उसका वंश या उसका शास्त्र ज्ञान उसके विनय से अकारणम भवति, विनम्रता का कारण नहीं बनता। ठीक है, चंदन से उत्पन्न की अग्नि जलाती नहीं है। चंदन हम कहें आयुर्वेदिक गुणों से युक्त है, लेकिन क्या उससे अगर आग लगाते तो लगती नहीं है। तो इसके लिए वो तर्क देते हैं कि चंदन से प्रभावात अनलह ना दहती, चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाती नहीं है। इसी के लिए वो कारण देते हैं कि क्या जल को शांत, आग को शांत करने का हेतु होता हुआ भी पानी क्या समुद्र की आग को और बढ़ा नहीं देता है। तो ये दोनों कारण यह यहाँ पर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ तक देखा। अब इसके बाद है लास्ट इसका अंश, और इसके साथ ही अभी तक के पढ़े हुए का आपके खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखा है गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल पुरुषाणाम अखिल अखिल मल प्रक्षालन शमम जल स्नानम। तो गुरु उपदेश नाम यानी गुरु का जो उपदेश है, गुरु उपदेश, गुरोह उपदेश षष्ठी विभक्ति आपके एक वचन, गुरु का उपदेश षष्ठी तत्पुरुष समास, पुरुषाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुरुषों के अखिल मल प्रक्षालनम। तो इसको देखेंगे, एक शब्द है अखिल, अखिल मतलब होता है संपूर्ण, मल मतलब दोष मैल, प्रक्षालन धोने में, शम यानी सक्षम। तो ये जो गुरुओं का उपदेश है वो संपूर्ण मलिनताओं को, दोषों को धोने में समम समर्थ है, और ऐसा समर्थ है जो अजलक स्नान है, बिना जल के द्वारा किया गया स्नान है, जल रहित स्नान है ना। जलम विना, जलम विना, तो आप इसमें जलम विना द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष है ना, बिना जल के किया गया स्नान गुरु के उपदेश को बताया गया है। फिर कहा अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। पहला शब्द है अनुपजात पलित, अनुपजात पलित यानी न उपजातम पलितम, पके नहीं, पकाए हैं जिसने नहीं, पलितम होता है पकाना, न उपजातम मतलब नहीं उत्पन्न हुए, पके हुए बाल नहीं उत्पन्न हुए। आदि वैरूप्यम आदि वैरूप्यता, अजरम न जरम इति अजरम, वही नए तत्पुरुष है ना, नए तत्पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ है जर जिसको। वृद्धत्वम में वृद्ध शब्द में त्व प्रत्यय है, ये तद्धितांत शब्द हो गया, तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक शब्द बनाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि आप कहेंगे यहाँ पर इस पूरे का अर्थ क्या हो गया कि बिना उत्पन्न हुए सफेद बालों और बिना बुढ़ापे के लक्षणों के बिना लक्षणों का प्राप्त हुआ वृद्धत्वम, बुढ़ापा है ये। गुरु का उपदेश कैसा है, जो आपके बालों को भी नहीं पकाता, जो आपके शरीर को अजर करता है, बूढ़ा भी नहीं करता, और वृद्धत्व और आपको परिपक्व बना देता है, ऐसा है गुरु का उपदेश। अनारोपित मेद दोषम गुरु करणम, बिना आरोपित किए चर्बी वाला दोष आपको भारी कर देता है। अनारोपितम ना आरोपितम है ना, तो वही है, ना आरोपित यानी नए तत्पुरुष समास है। ठीक, मेद दोषम होता है आपके मेदह दोष, चर्बी का दोष। गुरु करणम गुरु कर देता है, भारी कर देता है। फिर था असुवर्ण विरचन ग्राम्यम कर्णाभरम, असुवर्ण विरचनम यानी ना सुवर्ण विरचनम, जिसको सोने के द्वारा नहीं बनाया गया है, नए तत्पुरुष। अग्राम्यम न ग्राम्यम, नए तत्पुरुष यानी जो अशिष्ट लगे। कर्णस्य आभरणम षष्ठी तत्पुरुष, कर्णस्य आभरण कान का आभरण। तो गुरु का उपदेश कैसा है, जो आपको बिना बाल सफेद किए, बिना बुढ़ापा लाए वृद्धत्व दे देता है, बिना चर्बी के आपको बिना चर्बी आरोपित किए आपकी बातों में वजन ले आता है, आपको भारी कर देता है, गुरु कर देता है। और आपके कानों में बिना सोने के बनाए हुए आभूषणों के समान आपके कानों की शोभा को बढ़ा देते हैं। सोने के आभूषण नहीं है ये, फिर भी आपके कानों की शोभा को बढ़ाने वाला होता है। अतीत ज्योति आलोक न उद्वेग कर प्रजागर, तो अतीत ज्योति आलोक मतलब अतीता ज्योति ही, जिसका प्रकाश आपके क्या हो, तो कहा जिसके प्रकाश जाने पर है ना, यानी आपके बीते हुए अनुभवों की जो ज्योति है उसके आलोक, उसके प्रकाश से न उद्वेग करह,
ना उद्वेगम करोति इति अनुद्वेग करह। तो ये भी नए तत्पुरुष जो उद्वेग नहीं करता है ऐसा। प्रजागरह, तो प्र उपसर्ग है, जागृ धातु से अप्रत्यय करके जागरह बना है ना। तो ऐसा आपको बीते के अनुभवों से ऐसा प्रकाश दिखाता है जो आपको जगा देता है। लेकिन यह प्रजागरह, यह विशेष रूप से जगाना, ना उद्वेग करह, उद्वेग कर नहीं होता, बेचैन करने वाला, परेशान करने वाला नहीं होता, ऐसा होता है गुरु का उपदेश। तो यह उपदेश अतीतः आलोकः, आपके अतीत के अनुभवों से, ज्योति से आपको प्रकाशित करता है। आपको ना उद्वेग करह, नहीं उद्वेग करने वाला होता है। प्रजागरह, आपको जगाने वाला होता है। विशेषेण राज्ञाम विरला ही तेषाम उपदेष्टकारः। विशेषेण, विशेष रूप से, तृतीय विभक्ति है, विशेषेण विशेष रूप से, राज्ञाम, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का है राज्ञाम, राजाओं के, विरलाह, विरल होते हैं, उपतेषाम, ये भी षष्ठी बहुवचन, उनके, उपदेष्टारः, तो उप उपसर्ग में दिश धातु के साथ त्रिच प्रत्यय करके उपदेष्टारः शब्द बना है, उपदेष्टा। विशेष रूप से इन राजाओं को उपदेश देने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। ये आपके सूक्ति भी है कि आपके क्या लिखा है, विरला ही, राज्ञाम विरला ही उपदेष्टारः, विरले ही होते हैं राजाओं को उपदेश देने वाले। क्योंकि प्रति शब्दक इव राजवजनम अनुकच्छति जनो भयात। तो प्रति शब्दक इव, प्रति शब्दक के समान, प्रतिध्वनि के समान, प्रति शब्द पूर्व में जुड़ा हुआ है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है ना, जैसे प्रतिदिनम है ना, तो ऐसे ही प्रति शब्दकः, तो अव्ययी भाव समास हो गया, इव अव्यय है तो तुलना के लिए। राजवचनम, राज्ञः वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास, राजा के वचन प्रति शब्दक, हर शब्द के पीछे आपके अनुगच्छति, अनुसरण करते हैं, अनुपसर्ग में गम धातु के साथ, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। जनः, लोग, भयात पंचमी विभक्ति है, भय से, भय से लोग उसकी ध्वनि के पीछे ही दोहराते हैं, यानी कुछ नई बात नहीं बोलते, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हाँ में हाँ मिला देते हैं। उद्याम दर्पश्च पृथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदिश्य मानम अपि तेना शृण्वन्ति। उद्याम दर्प, तो उद्याम दर्प शब्द आप देखेंगे तो आपके दर्पः और उद्यामः, अहंकार रूपी जो आपके क्या है, अहंकार रूपी जो आपका घमंड है, ठीक है, इसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। ऐसा आपका दर्प, ऐसा अहंकार जो कि आपके किससे, आपके उत्ताम यानी आपके उत्पन्न हुआ है, किससे, तो कहेंगे अहंकार से उत्पन्न हुआ जो आपके अंदर घमंड है। ठीक, उद्याम दर्पः अश्वयथु, श्वायुथु यानी कर्मधारय समास, जिसने आपके कानों को अहंकार आदि से बंद कर दिया है, तो उसको हम उद्याम दर्पः अश्वथु शब्द इसके साथ जोड़ देंगे। फिर कहा उद्याम दर्प अश्वथु के साथ स्थगित श्रवण विवराह, स्थगित हो चुके हैं जिसके कान के विवर, तो अब पूरा शब्द बन गया उद्याम दर्पा श्वथु स्थगित श्रवण विवराह। इस पूरे शब्द में बहुव्रीहि, क्योंकि यह किसी राजा के तरफ इंगित करता है, ऐसा राजा जो सुनता नहीं है। उद्याम और दर्प के कारण जिसके कानों के विवर क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उसमें सूजन आ गई है, तो ये बहुव्रीहि समास। पृथु शब्द सूजन को दिखाता है, विशेषण के लिए आया है। स्थगित श्रवण विवराह, स्थिगतानि श्रवणतानि येषाम, जिनके कान ही बंद हो चुके हैं ऐसे होते हैं वे राजा। उपदिश्यमानम, शानच प्रत्यय, उप उपसर्ग दिश धातु के साथ शानच प्रत्यय, उपदिश्यमान, उपदेश करते हुए भी, ते वे लोग, ना शृण्वन्ति, ये श्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, श्रु धातु का, नहीं सुनते हैं। तो राजा अहंकार से इतने सूजे हुए होते हैं कि उन्हें उपदेश दिया जा रहा हो तब भी वे नहीं सुनते। शृण्वन्तो अपि, इस पूरे शब्द का देखो बहुव्रीहि समास है। उद्याम दर्प, उद्याम दर्प श्वपृथु, उद्दाम दर्पश्च पृथु स्थगित श्रवण विवराह, तो ये आपके बहुव्रीहि समास की, आपके उद्याम और दर्प से जिसके कानों में सूजन आई है और वे कान के विवर उसके बंद हैं, ऐसा वह राजा उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाने पर भी, ना शृण्वन्ति नहीं सुनता है, तो ये आपके बहुव्रीहि समास वाला पद हो गया। फिर अगला है शृण्वन्तो अपि, अगर सुन भी ले तो, गज निमीलितेन, हाथी के आंखों को बंद करने के समान, अवधीरयन्तः तिरस्कार करता है, खेदयन्ति दुख पहुंचाता है, हितोपदेश दायिनः हितकारी उपदेश देने वाले, गुरून गुरुओं को। तो
तो शृण्वन्ति शब्द देखेंगे तो शृण्वन्तः शब्द में आपके श्रु उपसर्ग के श्रु धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है शृण्वन, और इसका बहुवचन का हो गया शृण्वन्तः। अपि अव्यय पद हो गया गज निमीलतेन, गजः इव निमीलतेन, गज के समान जिसने आंखें बंद करी है, कर्मधारे है ना, तुलना करी है कर्मधारे। अवधीर्यन्तः, अव उपसर्ग है, धीर धातु ऋच प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके आपके अवधीर्यन्तः, अवधीर्यन्तः यानी बिल्कुल तिरस्कार करता हुआ। खेदयन्ति, खिद धातु के साथ आपके ऋच प्रत्यय करके प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया खेदयन्ति, दुख देता है। हितोपदेश दायिनः, जो हितोपदेशम ददाति, हितोपदेश देते हैं, ऐसे हितोपदेश दायिनी गुरुः, गुरून् यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, गुरुओं को खेदयन्ति ताई दुख देते हैं। अगर सुन भी ले तो हाथी जैसे अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ऐसे ये भी उपदेश देने वाले का अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं ऐसे गुरुओं को। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहला ही राज प्रकृति, तो कहा अहंकार, अहंकार आदि से, तो अहंकार तो अपने आप में आपका मूल शब्द ही हो गया। दाह ज्वर, दाह जनित ज्वर, दाह से जो उत्पन्न हुआ है, अहंकार से जो उत्पन्न हुआ है ऐसा ज्वर, तो कर्मधारय दाह ज्वर तेन मूर्छा, उससे आई हुई मूर्छा, तो अगर लिखा होगा अहंकार दाह मूर्ज्वर, आपके अहंकार दाह ज्वर मूर्छा, तो तृतीया हो जाएगा, क्योंकि अहंकारेण आपके अहंकार दाह ज्वरेण मूर्छा, अहंकार दाह ज्वर से आई मूर्छा, तो तृतीया। अगर सिर्फ इतना दे रखा है आपके दाह ज्वर, अहंकार दाह ज्वर, तब कर्मधारय, लेकिन अगर उसके साथ मूर्छा शब्द मिला दिया तो तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर कहा अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहला ही राज प्रकृति, तो आपके अंधकारिता, तो उससे आई हुई अंधकारिता यानी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, तो अब पूरा शब्द मिल गया अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता, ये भी तृतीया, इससे आई हुई आपकी अंधता। ठीक है, तो अंधकारिता शब्द में आपके ता जुड़ा हुआ है, तल प्रत्यय है, ये तल प्रत्यय का ता जुड़ता है। विहला, विहल होती है। ठीक है, आपकी राज प्रकृति ही षष्ठी तत्पुरुष समास, राजा की प्रकृति, राजा की प्रकृति कैसी हो जाती है, विहल हो जाती है ना, विवेकहीन हो जाती है। फिर कहा प्रलीक अभिमानः, झूठे अभिमान से, प्रलीकः अभिमानः, झूठा अभिमान, कर्मधारय है ना, पहला शब्द बाद वाले की विशेषता बता रहा है। प्रलीक अभिमानः, झूठा है अभिमान जिसका। उन्मादकारिणी, उन्माद बढ़ाने वाला, अहंकार बढ़ाने वाला। धनानि, धन राज्य विषय विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी, तो ये जो झूठा अभिमान है जो उनके अंदर उन्माद अहंकार को पैदा करता है, यह जो धन राज्य रूपी विष विकार तंद्री प्रदा, तंद्रिता देने वाली, आलस्य देने वाली होती है राजलक्ष्मी। इस प्रकार धनानि, धन शब्द का बहुवचन का रूप, राज्य विष विकार, राज्य रूपी विष विकार, तंद्र प्रदा, तंद्रा देती है, आलस्य देती है राजलक्ष्मी, राजा की लक्ष्मी, राज्ञ लक्ष्मी। ये फाइनली यहाँ तक आपके एक एक शब्द की व्याकरणिक टिप्पणी हमने कर ली, और यही तक हमने बैच में अभी तक पढ़ा भी था, यही तक पढ़ा था ना, इसके आगे तो अभी नहीं पढ़ा। कि धन उन्हें झूठा अभिमान उन्माद देता है, और राजलक्ष्मी एक जहर बनकर उनको आलस्य रूपी निद्रा में सुला देती है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ताकि जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको थोड़ा सा ये आइडिया लगे कि क्वेश्चन आने कैसे हैं। एक बार फिर से नहीं बताऊंगी, आप दोबारा क्लास को देख सकते हैं, है ना, वही चीज दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको जिसको दोबारा पढ़ने का मन हो तो बैच आपके पास है ही, क्लासेस रिकॉर्डेड माध्यम में भी उपलब्ध रहती हैं, तो क्लास के बाद दोबारा देख लिया करो वीडियो को, है ना। तो अभी कुछ नया पूछना हो, कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हो। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि इसी पर बेस्ड सवाल आएंगे कैसे। कितना है अभी ये चैप्टर, भाई शुरू हुआ है अभी ये चैप्टर, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कोई आपके जो है टेट वेट सीटेट वगैरह का सिलेबस है कि एक टॉपिक 3 दिन चला और खत्म। टीजीटी है ये, शुकनासो उपदेश पूरी किताब पढ़नी है आपको, है ना, तो ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि शुकनासो उपदेश 4 दिन में खत्म, फिर दूसरा ग्रंथ शुरू, फिर 4 दिन में वो खत्म, ऐसा थोड़ी होगा, बिल्कुल शुरुआत ही है अभी तो ये। सबसे पहला सवाल है गलत्य उपतिष्ठम का सही संधि विच्छेद क्या है। ऐसे सवाल आएंगे व्याकरणिक टिप्पणी में जिसमें हमने संधि और समास वगैरह देखे, किसी पद में विभक्ति और वचन देखे। ठीक है, तो बताओ गलत्य उपदिष्टम पद में कौन सा समास हो, कौन सी संधि होगी इसका सही विच्छेद, तो आप कहेंगे गलती उपदिष्टम,
तो यहाँ पर गलती शब्द में आपके यण संधि है, यण संधि है। यण संधि तब समझ में आएगी जब हम संधि पढ़ेंगे, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है परेशान मत होना। यण संधि में ई की जगह आपके य आ जाता है, तो यहाँ पर गलती शब्द में से आप ई को हटाते हो तो त आधा हो गया, ई की जगह य आ गया, य में आगे वाला ऊ जोड़ दिया, तो गलती उपतिष्ठम आपको दिख रहा है। यण संधि है ये, है ना, गलती ही, उपतिष्ठम नहीं, विसर्ग नहीं है। विसर्ग का फिर ऊ से मेल होगा तो कुछ और विकार दिखेगा, है ना, तो यहाँ ई का ऊ से मेल हुआ है, गलती उपतिष्ठम। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल, अकारणम च का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अकारणम च, अकारणः च, अकारण च और अकारणम एच। अकारणम च का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, अकारणम च का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लाइव क्लासेस के तुरंत बाद शायद आपकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आती है ना, लाइव क्लासेस के तुरंत बाद नहीं आती है, थोड़ा सा आपके समय लगता है। ये हमारी दिक्कत नहीं है, ये ऐप में ही कुछ टेक्निकल होता है कि थोड़ी देर बाद वापस आपको क्लास देखने को मिलती है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। अकारणम च का सही संधि विच्छेद आप कहेंगे ये होता है अकारणम च। इसमें सबसे पहले सूत्र लगता है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः सूत्र से आपके यह इस तरीके से, ये जो म है इसके बाद हलंत आ रहा है इसलिए अनुस्वार में बदल जाता है। फिर आपके अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से परसवर्ण संधि होती है, जिसमें सामने वाला जो वर्ण है इसके ही पंचम में हम इसको अनुस्वार को बदल देते हैं, तो च का पंचम होता है च छ ज झ य, तो यहाँ पर यह हो जाता है अकारण और आपके ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, पहले सूत्र लगा है मो अनुस्वारः, ठीक है, जिसको हम अभी जब लघु सिद्धांत कौमुदी शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे। और फिर यहाँ पर आपके अकारणम च करने के बाद ये मो अनुस्वारः सूत्र लगाने के बाद सूत्र आता है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, है ना, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ये आपने सूत्र, ये दोनों सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है। अतीत ज्योति आलोकः में कौन सी संधि है? अतीत ज्योति ही आलोकः में संधि है। ए है अच संधि, बी है विसर्जनीय संधि यानी विसर्ग संधि, सी है यण संधि, डी है दीर्घ संधि। बताइए इस पद में कौन सी संधि होगी? अतीत ज्योतिर आलोकः पद में कौन सी संधि है? तोड़े इसको, पहला पद है अतीत ज्योति, ज्योति के बाद र है, तो र मतलब विसर्ग की जगह आया है, र के बाद है आलोकः, तो यहाँ पर ये जो आपको विसर्ग दिखा है यही किस में बदला है? र में। विसर्ग आपके र में बदलना कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। गलती उपतिष्ठम में किस प्रकार की संधि हुई है? ऐसे नाम भी पूछ सकता है, संधि विच्छेद के लिए भी पूछ सकता है, तो ये तो हमने देख ही लिया, यण संधि हुई है। उपदेश गुणाः कीदृशम मनः प्रविशति। उपदेश गुणाः, उपदेश रूपी जो गुण है, कीदृशम मनः प्रविशति, कीदृशम यानी किस प्रकार के, मनः यानी मन में, प्रविशति यानी प्रवेश करते हैं। ए है नित्यम अशुद्धम मनः, बी है अशुद्धि रहितम शुद्धम मनः, लौकिक भोग्य व्यसन युक्तम मनः, डी क्रोधपूर्ण मनः। इसमें से बेस्ड सवाल जैसे उपदेश गुणाः कीदृशम मनः प्रविशन्ति, उपदेश रूपी गुण कीदृशः किस प्रकार के, मनः मन में, प्रविशन्ति प्रवेश कर देते हैं, तो आप कहेंगे जो अशुद्धि रहित शुद्ध मन होगा। इसकी तुलना किससे करिए, कई बार ऐसे पूछ लेता है, मनसी उपदेश गुण प्रवेशः केन उपमानेन व्याख्यान, मन में उपदेश रूपी गुणों का प्रवेश करना किसकी एग्जाम्पल से बताया गया है? हमने जब पढ़ा तो उसमें कहा कि अशुद्धि रहित मन में, जिसके मन में अपगत मले मन है, यानी जिसका मल जा चुका है, ऐसे मन में उपदेश गुणाः सुखेन प्रविशन्ति, सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं। तो इसकी तुलना किससे करके बताई थी? ए सूर्य किरणस्य पद्मस्य च उपमानेन, चंद्र किरण स्फटिकयोः उपमेन, वर्षा जलस्य मरुभूमस्य उपमानेन, अग्निघृतयोः उपमानः। यानी एक एक लाइन आपने पढ़ी होगी तभी आप ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। देखो सामान्य एग्जाम टाइम पर तो आप पढ़ ही लेते हैं कि भाई किसने किसको क्या बात कही, उसकी कहानी भी एग्जाम टाइम पर पढ़ लेंगे, पर इतना बारीक
कि कौन सी उपमा से क्या चीज बताई गई है, ये तो जब आपने एक एक क्लास बारीकी से देखी होगी तभी आप कर पाएंगे। और सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से आपके डिसाइड होता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर स्फटिक मणि की चंद्रमा की किरणों से, कि जो आपके निशाकर चंद्रमा की किरणें हैं, रजनीकर गभस्तयः, रजनीकर यानी जो रात्रि करता है ऐसा चंद्रमा की गभस्तयः किरणें सुखेन विशंति, सुखपूर्वक प्रवेश करती है, स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के समान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपगत मले ही मनसी अस्मिन पंक्तौ अपगत मले इति कीदृशम विशेषणम। तो यहाँ पर जो अपगत मले ही मनसी शब्द आया था, इसमें अपगत मले किस प्रकार का विशेषण है? ये कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, उपपद तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। अपगत मले, तो आप क्या कहेंगे? अपगत मले, मल जिसका जा चुका है ऐसा मन, है ना। तो हमने अपगत मले शब्द कहाँ पर देखा था? जहां पर चंद्रमा की किरणों की बात हुई थी कि चंद्रमा की किरणें वहां सरलता से प्रवेश कर जाती हैं, जैसे जैसे आपके जिसका मन का मैल जा चुका हो उसमें गुरु का उपदेश आसानी से प्रवेश कर लेता है। तो आपको इसी तरीके से जैसे ये रखा अपगत मले, है ना। तो अपगत मले शब्द में हमने क्या देखा कि अपगतः मलः यस्मात् तत्, मल जिसका जा चुका है ऐसा मन, तस्मिन अपगत मले, ऐसे अपगत मल आपके मन में। तो अपगत मले यानी जिसका मन जा चुका है ऐसा मन। तो अब यहाँ पर अपगत मल शब्द पूछता तो हम यहाँ पर क्या करते? तत्पुरुष करते। अब अपगत मले शब्द यहाँ पर विशेषण के तौर पर आया है। किसके विशेषण के तौर पर आया है? ऐसे व्यक्ति के विशेषण के तौर पर जिसके मन से मैल जा चुका है। तो ये कैसे समास होगा? आप कहेंगे बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि अपगत मले यानी जिसका मल जा चुका है ऐसा मन, है ना। तो यहाँ पर जब अपगत मले किसी और के विशेषण के तौर पर आएगा तो यहाँ पर आपके बहुव्रीहि समास होगा, है ना। जिसका मल जा चुका है ऐसा वह मन में सरलता से प्रवेश कर जाती हैं आपकी चंद्रमा की किरणें। स्फटिक मणौ इव रजनीकर गभस्तयः अत्रः कः अलंकारः प्रयुक्तः। यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो आप देखेंगे ज्यादातर इस काव्य में उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया गया है ना। कि आपके जैसे जो शिष्ट व्यक्ति है उसके शोभा को बढ़ा देता है उपदेश रूपी गुण, जैसे हाथियों के चेहरे की शोभा, आनंद की शोभा वृद्धि प्राप्त करती है शंखाभरण से, तुलना कर रखी है ना। फिर कहा कि जैसे आपके जिसका मन में जिसके कान उपदेश का रूपी गुण किसी के कानों में उसी तरीके से पीड़ा पहुंचाता है, जैसे शुद्ध जल किसी व्यक्ति के कानों में शुद्ध होता हुआ भी पीड़ा पहुंचाता है, कांटे के समान पीड़ा पहुंचाता है, ऐसे अशिष्ट व्यक्ति के कानों पर गुरु का वचन पड़ता है तो वो पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। तो अलग अलग उपमाएं यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर स्फटिक मणौ इव बोला था, स्फटिक मणि में स्फटिक मणौ बोला था, स्फटिक मणौ इव। तो यहाँ पर स्फटिक मणि में जैसे, तो रजनीगरः गभस्तयः, चंद्रमा की किरणों का प्रवेश। केषाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति, केषाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति। ए है मुनयः, बी है गुरवः, सी है राज्ञाम, डी है जनानाम। केषाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति, किसके उपदेष्टा विरले होते हैं? तो बताइए किसके होते हैं? ए मुनयः, बी गुरवः, सी राज्ञाम, डी जनानाम। तो हमने क्या देखा था? राज्ञाम, राजाओं के उपदेष्टा, उपदेश करने वाले तो बड़े विरले ही होते हैं, है ना। लक्ष्म्याः परिगृहीताः राजानः कीदृशाः भवन्ति। अब सवाल है लक्ष्म्याः परिगृहीता, लक्ष्मी का परिग्रहण किए हुए राजानः, जो राजा होते हैं, कीदृशाः भवन्ति, किस प्रकार के होते हैं? नितान्तः विनीतः, बी अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहवलः, सी सदा उपदेश ग्रहणशीलाः, डी गुरु भक्ति परायणः। बताइए लक्ष्मी से परिगृहित राजा किस प्रकार के होते हैं? नितांत विनीत होते हैं, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहला होते हैं। तो आप कहोगे हाँ, लक्ष्मी क्या कर देती है? इनके अंदर अहंकार दाह ज्वर मूर्छ अंधकारिता विहला होती है, लक्ष्मी का परिग्रहण। ठीक है। अनार्याः कहा सही समास विग्रह क्या होगा? अनार्या, तो ये तो आसान ही है, अनार्या न आर्या इति अनार्या,
जो आर्या नहीं है वह अनार्या हो गई। तो ये तो हो गए आपके वैसे सवाल जो एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। अब ये है प्रसंग हिंदी भाषा व्याख्या कार्य, इसकी हिंदी व्याख्या मेंस के लिए। तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगी जिसको आपने खुद से करना है, नहीं कर पाओगे तो मैं तो खैर कराऊंगी ही, लेकिन आपको भी तो कुछ अपनी तरफ से करना होगा। तो इसकी आप फिलहाल हिंदी भाषा में व्याख्या करिए। हरति अति मलिनमेपि दोष जातम गुरु उपदेशः। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका प्रसंग आया है यहाँ से यहाँ तक, हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरु उपदेशः, यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी हिंदी भाषा में प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और इसके साथ ही आज का ये सेशन होता है खत्म। अब आज मंडे भी है, मंडे से फ्राइडे तक हम जो कुछ पढ़ेंगे उसका सैटरडे होगा रिवीजन। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग मूल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है पहले। कल से हम साहित्य की क्लास में व्याकरण टिप्पणी भी साथ में लेके चलेंगे, व्याकरण टिप्पणी भी साथ में ही लेते हुए चलेंगे। जो भी मैं करा रही हूँ रोज के रोज क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे का जो कुछ होगा उसको सैटरडे को रिवीजन करेंगे, ताकि जिसका कहीं पर कुछ छूट गया हो, ताकि पिछली चीजों का आपका रिवीजन बराबर होता रहे। लेकिन सैटरडे हम लोग थोड़ा सा इसको क्वेश्चन ओरिएंटेड ही रखेंगे, है ना। ये केवल आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हम मिक्स करके सैटरडे को कर रहे होंगे। ठीक है, और आज से आपकी 1 बजे व्याकरण भी शुरू होगी। तो व्याकरण का भी ऐसे ही करेंगे कि आपके जो है व्याकरण हमने मंडे टू फ्राइडे बैच में पढ़ा और सैटरडे को उसके क्वेश्चंस कर लिए। रोज 2-4 क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, पर उस दिन ज्यादा 50-100 क्वेश्चन देख लिए, है ना। इस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। 1 बजे क्लास होगी आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी को शुरू करने से पहले। जो बेसिक है आपका, बेसिक यानी आपके जैसे कि व्याकरण की पूरी परंपरा को बताना, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं इसको बताना। ठीक है, परिभाषा सूत्र क्या होता है, अधिकार सूत्र क्या होता है, संज्ञा सूत्र क्या होता है, विधि सूत्र क्या होता है, इसको समझाना। तो ये सब चीजें बेसिक करेंगे हम आज और कल, मुझे लगता है बेसिक हो पाएगा। फिर उसके बाद हम जो लोग 2 दिन बाद लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संधि प्रकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संधि प्रकरण है इस पर पहुंचेंगे। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण पर हम फिर के बाद पहुंचेंगे। ठीक है, पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ तो डल जाता है, पर रिटर्न, हैंड रिटर्न में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो बोर्ड पीडीएफ तो साथ के साथ डली जाएगी, है ना। ठीक, अच्छा, हेडर आपको आज DSSB TGT संस्कृत का दिख रहा होगा। ये मैंने जो काम किया फाइल पर, वो DSSB TGT वाली फाइल पर काम करा, तो मैं हेडर चेंज करना भूल गई, है ना। तो उसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। DSSB TGT में भी हाल फिलहाल में शुक्नेश्वर उपदेश पढ़ाई थी, पर वहाँ व्याकरण टिप्पणी नहीं कराई थी, वहाँ तो सिर्फ हिंदी कराया था। तो मैंने जब व्याकरण टिप्पणी ऐड करी तो इसी फाइल में ऐड कर दी, तो इसलिए ये हेडर आपको DSSB TGT का दिख रहा है, ये आपके LT ग्रेड ही है। ठीक, क्वेश्चन हिंदी में लिखकर आपको कैसे दिखाएं। डाउट ग्रुप है आपका टेलीग्राम पर, उसमें आप मुझे भेज करके टैग कर सकते हैं, यानी मैसेज लिख करने के बाद रात को 8 से 10 वो ग्रुप खुलेगा, उसमें @ लिख करके आप मेरा नाम VARSHA_88 ये करते हैं तो ये आपको ब्लू ऐसे इस फॉन्ट में दिखाई देगा और ये मैसेज सीधा मेरे पास पहुंचेगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, ग्रुप हमने अलग बनवाने के लिए कह दिया है, तो इसकी चिंता मत करिएगा कि बहुत सारे मैसेज मिक्स हो रहे हैं। तो ग्रुप अलग बन जाएगा आपका, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए और आसानी हो जाएगी उसमें मैसेज करने में, है ना। हाँ, बोर्ड पीडीएफ तो डलवा दूंगी मैं हाथ के हाथ। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा करवाया करो भाई, क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगी तो कंटेंट कब पढ़ाऊंगी ये बता दो ना। मतलब मैं जितना मुझे लगता है आप लोगों के लिए जितना करो उतना आप लोगों को कम ही लगता है ना, कि ये भी करवाओ वो भी करवाओ। अरे क्वेश्चन अभी सिर्फ चैप्टर के साथ करवाऊंगी तो जितना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यही तो बताऊंगी। थ्योरी रह जाएगी, फिर क्वेश्चन से करवाती हूँ, फिर थ्योरी आपके क्वेश्चन से करवा देती हूँ 100-150, थ्योरी इतनी से पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन इतने करा देती हूँ। और क्या है, एमपीटेट में भी रहेगा ये कोर्स वर्क 2 में। भाई आप एमपीटेट का देख लो सिलेबस क्या है, मैंने नहीं देखा, तो आप एमपीटेट का सिलेबस मैच करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं। मॉक टेस्ट फिलहाल DSSB वालों का हो रहा है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का संडे संडे मॉक टेस्ट मिला करेगा, कब से शुरू होगा ये आपको बता दूंगी मैं टीम से कांटेक्ट करके पूछ करके कि कब से शुरू होगा। संडे संडे आपका होगा, ठीक है।
सैटरडे को ही क्वेश्चन सही है। हाँ, सैटरडे को हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन रेगुलर में 2-4 क्वेश्चन जो उसी में से हमने पढ़े हैं उसमें से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ताकि आप उसी हिसाब से अपने कंटेंट को, अपने भी नोट्स बनाएंगे। इसीलिए आप लोगों का वहां पर करेंगे, ठीक। हाँ, पहले पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस भी पूरा करना है। बिना सिलेबस पूरा करे जो है वो चीजें आपकी फिर काम नहीं करेंगी, है ना। तो सिलेबस पूरा करना के लिए मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं थोड़ी हमें दिक्कत भी हो सकती है, तो कोशिश रहेगी थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए। क्लास का ड्यूरेशन भी ये 1.5-2 घंटे का हमारा सुबह का हो जाए, और ऐसे ही दिन में 1 घंटे का करीब करीब हो, तब जा करके सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। बाकी कोशिश मेरी रहेगी मैं 2 महीने 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। भले ही मुझे क्लास का ड्यूरेशन DSSB का पेपर निपटने के बाद और थोड़ा सा बढ़ाना पड़े, एक टाइम और क्लास लगवानी पड़ी शाम को 6 बजे, तब भी मैं लगवा लूंगी। और फिर हम 3 टाइम करेंगे तो सिलेबस तो हो ही जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। और GK GS वगैरह पोर्शन सब अपलोड हो चुका है। अब सारी जो आपकी 30 क्वेश्चंस अलग से पूछने जाने हैं उसका रिकॉर्डेड माध्यम में वो उपलब्ध है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। नाम नहीं लूंगी, है ना, कि नाम लेने में फिर सबका लेना पड़ता है, तो इसलिए नाम नहीं ले रही। आज से 1 बजे क्लास शुरू होगी, तो अब हम 1 बजे मिलते हैं, जिसमें हम व्याकरण का अंश कर रहे होंगे। आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।